नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पास्कल के नियम की, जो हमारी यूनिट 7 से संबंधित है, विज्ञान के मूल सिद्धांत। पास्कल का नियम क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। पास्कल का नियम तरल अवस्था में द्रव में जो दाब का प्रवाह होता है उसके बारे में बात करता है। प्रेशर कैसे उसमें फ्लो होता है इसके बारे में समझाता है और बात करता है, और एक नियम प्रोवाइड करता है, पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम या फिर कोई भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्धांत आने के बाद चीजें हुई। चीजें पहले से हो रही थी, तारे ग्रह सब अपनी पोजीशन पे थे, बट यहाँ के लोगों ने उसको समझा और फिर उसके लिए सिद्धांत दिया कि ये यूनिवर्सली रूप से लागू होता है। अगर ये कंडीशन कहीं और पे लगे तो भी ऐसी ही चीजें होंगी। तो इसीलिए ये नियम दिया पास्कल के द्वारा। इसी तरह पास्कल के द्वारा भी एक नियम दिया गया। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग के द्वारा हम समझते हैं कि एक बर्तननुमा संरचना है, बर्तननुमा पात्र है कोई, वो ऐसे बना हुआ है, गोलाकार है ये। अब इसमें चारों तरफ पिस्टन लगे हुए हैं। पिस्टन प्रेशर अप्लाई करने के लिए होते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी माध्यम, किसी भी तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक लगा है फोर्स अप्लाई करने के लिए, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, और इसमें एक द्रव भरा हुआ है। इसमें पूरे पात्र में ये द्रव भरा हुआ है। अब जैसा ही हम देखेंगे कि अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, यहां पर हम 5 किलोग्राम का प्रेशर अप्लाई करते हैं, 5 किलोग्राम का प्रेशर लगाते हैं यहां पर एक बिंदु पे, तो इन अब तीनों बिंदुओं में क्या होगा, द्रव में प्रेशर प्रसारित होगा या फिर प्रवाहित होगा, और फिर क्या होगा, इन तीनों जगहों पे एक बैकवर्ड, यहां से एक फोर्स इनको फील होने लगेगा तीनों को, तो ये ऊपर उठने लगेंगे। तो इनको ऊपर उठने से रोकने के लिए आप ये देखेंगे कि आपको तीनों जगहों पे 5 kg वेट, 5 kg और 5 kg इसी का प्रेशर यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह पे प्रेशर डालने से क्या होगा कि ये चारों तरफ जो प्रेशर था वो चारों तरफ समान रूप से वितरित होगा, और सब जगह पे हमको उतने ही अमाउंट का प्रेशर रखना पड़ेगा जिससे ये वॉल्व ऊपर ना हो। ठीक है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं पिस्टन, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये इनको मूव करने से रोकने के लिए हमको चारों ओर 5-5 kg का वेट लगाना पड़ेगा, और इसी से संबंधित हमारा पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम क्या कहता है कि द्रव की साम्य अवस्था में, अर्थात जब द्रव किसी वेसल में, किसी पात्र में भरा होता है, मानिए द्रव इसमें इस पात्र में भरा हुआ है, तो द्रव की साम्य अवस्था में मतलब इस पे अभी कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे जल किसी पात्र में भर दिया गया, ग्लास में भरा हुआ है, तो द्रव की साम्य अवस्था में उसके द्वारा, अगर साम्य अवस्था में है द्रव, तो उसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं या फिर कोई दाब आरोपित करते हैं, प्रेशर आरोपित करते हैं साम्य अवस्था में, तो जो प्रेशर का गमन है वो प्रत्येक दिशा में समान रूप से वितरित होता है। प्रत्येक दिशा में, हर डायरेक्शन में फोर्स प्रत्येक पार्टिकल पे उतना ही प्रेशर फील करेंगे जितना ऊपर करेंगे। ठीक है, चारों तरफ प्रॉपर रूप से ये बहता है। एक पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना ही दूसरे पॉइंट पे प्रेशर होगा, अगर द्रव सेम है तो इसी नियम का सिद्धांत का यूज करके, मतलब प्रेशर सेम रहने के सिद्धांत का यूज करके हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कार्य करते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। तो सिंपली नियम जो कहता है, तो सिंपली नियम ये कहता है कि द्रव की साम्यावस्था में प्रेशर
का वितरण चारों दिशा में द्रव में एक समान होता है, प्रत्येक डायरेक्शन में एक जैसे जो है तो फ्लो होता है। ये तो उसका कथन था। अब हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि कैसे ये पास्कल का लॉ यूज करके हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जाती है। ठीक है, इस पे एक पात्र है जिसमें जो है तो 2 नोजल हैं, दोनों साइड पैक्ड हैं पिस्टन से, और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पर जैसे आपने देखा होगा कार वॉशिंग वगैरह में या फिर बनाने के लिए जहां होती है तो वहां पर इसे यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। यहां पर कोई वाहन रखा हुआ है जैसे, और ये फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं जो प्रेशर के रूप में होता है। तो ये फोर्स यहां से जाके इस गाड़ी को लिफ्ट कर देता है। हम इसे नॉर्मल हैंड प्रेशर देते हैं तो हम ये गाड़ी उठा पाते हैं, वरना हम गाड़ी को नहीं उठा सकते हैं। तो ये कैसे कार्य करता है, पास्कल का नियम इसके लिए क्या कहता है, तो उसके बारे में देखते हैं। अगर हम यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का अप्लाई, जहां पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन है A1। ठीक है, तो जब P1 की बात करेंगे प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे ही हमने, अब यहां पर हमें उतना दाब के लिए, दाब बहुत ज्यादा जनरेट होगा क्योंकि एरिया कम है, इसका एरिया कम है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, दाब की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जैसे जब एरिया कम हो गया तो हमें जो है तो दाब ज्यादा प्राप्त होगा। तो यहां पर हम दाब लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा दाब जनरेट होगा, और वो दाब यहां पूरी तरह से हर तरफ समान रूप से वितरित होगा। पास्कल के नियम के अनुसार दाब सारे दिशाओं में समान रूप से वितरित होगा, और यहां पर जाके वो दाब एक अपवर्ड फोर्स F2 लगाएगा। इसका भी एक एरिया होगा जो यहां पर पिस्टन है, तो उस एरिया को हम A2 बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर जनरेट हुआ वो होगा F2 अपॉन A2। अब A2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर आप देखें A2 का एरिया ज्यादा है, प्रेशर अब क्या है कि पास्कल के नियम के अनुसार जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करेगा द्रव में। तो जो P1 है वो P2 के बराबर होगा। थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक है, P1 और P2 बराबर होगा, किस नियम के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, तो ये होगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो अभी हमको सिर्फ कैलकुलेट करनी है F2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कार को लिफ्ट कैसे कर दिया गया। तो क्योंकि यहां पर तो हमने थोड़ा सा बल लगाया था, तो अब क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 अपॉन A1 इंटू A2। तो मतलब ये जो यहां पर प्रेशर जनरेट हो रहा था, मतलब जब यहां पर हमने थोड़ा सा प्रेशर जनरेट किया, उससे A2 गुना ज्यादा प्रेशर यहां पर जनरेट होगा। क्योंकि प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है, तो फोर्स, प्रेशर की वैल्यू तो सेम रहती है, पर क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फोर्स की वैल्यू A2 गुना ज्यादा हो जाती है जो F1 होता है उससे। F2 की वैल्यू F1 से
A2 गुना ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, हम यहां पर जरा सा प्रेशर अप्लाई करके इसको लिफ्ट को ऊपर कर लेते हैं और कार को इजीली उठा सकते हैं। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल के नियम की। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, जहां पर द्रव का उपयोग किया जाता है किसी भी फोर्स को प्रवाहित करने के लिए या फिर बल को प्रवाहित करने के लिए, तो वहां पर हम क्या समझते हैं कि वहां पर पास्कल का नियम कार्य कर रहा है। ये जो यह बताता है कि द्रवों में साम्यावस्था में अप्लाई किया गया प्रेशर प्रत्येक दिशा में समान रूप से वितरित होता है या समान रूप से गमन करता है। तो इस तरह हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत को समझा। तो यह था पास्कल का नियम। तो अभी हमने जो है तो पास्कल के नियम को समझा। अब हम जो बात करेंगे जिस नियम की, तो वो भी द्रव से संबंधित है, द्रवों में दाब अर्थात प्रेशर से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत की। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जानने से पहले थोड़ी सी एक स्टोरी है, उसको समझ लेते हैं, इंटरेस्ट आएगा, या फिर जब कभी होगा तो ये कहानी याद रहेगी तो आर्किमिडीज का सिद्धांत शायद याद रहे। तो आर्किमिडीज की कहानी ये है, सिद्धांत की खोज कैसे हुई इसकी कहानी ये है कि ये इटली के थे, मतलब ग्रीक निवासी थे ये पुराने। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो राजा थे इनके राज्य के, तो उन्होंने एक क्राउन बनवाया सोने का, किसी धातुकार से एक क्राउन बनवाया। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि ये जो क्राउन है ये सही बनाया गया है, शुद्ध सोने का बनाया गया है कि नहीं, इसकी जांच कैसे की जाए, या फिर धातुकार ने कोई गलती करके या फिर इसमें कुछ मिला दिया हो, कोई दूसरी धातु मिला दी हो, उसकी जांच कैसे की जाए, क्योंकि देखने में तो वो सोने का लग रहा था। तो उन्होंने आर्किमिडीज, क्योंकि वहाँ के विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने, राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कैसे पता किया जाए कि इसमें जो धातुकार ने ये जो क्राउन बनाया है पूरा गोल्ड का बना है कि नहीं बना है। तो आर्किमिडीज को कहा गया कि इसका पता लगाया जाए। वो हो गया, सोचने लगे, बहुत दिनों तक विचार में रहे, सोच रहे थे कि इसका पता कैसे लगाया जाए। एक दिन वो नहाने के लिए, जब वो बाथ टब होता है, वो उसमें बाथ टब में जैसे ही वो पानी फुल भरा हुआ था, वो जैसे ही नहाने के लिए उस बाथ टब में घुसे तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने जब फील किया कि पानी जैसे ही वो अंदर गए तो पानी बाहर की ओर गिरने लगा। उनके हाथ छपछपाने पे और पानी बाहर गिर रहा था। तो बस उनके मन में सिद्धांत गूंज गया, उनको समझ में आ गया कुछ, तो वो बस उस बात सबसे बाहर निकले और जैसी अवस्था में थे वैसे ही दौड़ते दौड़ते पूरे नगर में दौड़ के वो राजा के पास पहुंचे और यूरेका यूरेका चिल्ला रहे थे। यूरेका वर्ड भी आपने सुना होगा, तो यूरेका यूरेका चिल्ला रहे थे, जिसका ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि आई हैव फाउंड इट, मतलब मैंने खोज लिया। वो राजा के पास गए और उन्होंने बताया कि, फिर उन्होंने इसी के थ्रू थ्योरी दी और एक चीज प्रस्तुत की, जिससे जो है तो उन्होंने सोने वाला बताया कि अब इस पे जाएंगे कि कैसे। उन्होंने बताया कि वो सोने के जो क्राउन था वो नकली था, असली था। तो ये इसके बारे में थोड़ा डीप ज़्यादा हो जाएगा अभी, तो हम उसको आप बाद में देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें बताया गया है कि वो थ्योरी क्या है और कैसे उन्होंने पता लगाया। पर इसी थ्योरी के थ्रू उन्होंने जो सिद्धांत की खोज की, इसी यूरेका के थ्रू, तो उसे हम बोलेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस तरह आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज हुई और उन्होंने ये बताया। तो जो बात बताई गई उनके द्वारा, उसमें यह कहा गया है, इसमें दो कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यह नियम पहले से प्रतिपादित था या फिर लोग ये समझते थे कि जब कोई बॉडी फ्लूइड में डूबी हुई है तो उस पर कोई एक बल कार्य करता है ऊपर की ओर। यह लोगों को पता था पहले से। पर जो बल कार्य करता था उसका अमाउंट क्या था, वो कितना बल कार्य करता था, किसकी प्रकृति पर निर्भर करता था, किस चीज पे डिपेंड था वो बल, इसके बारे में बात नहीं की गई थी। तो यहां पे हम दो कंडीशन लेंगे जिस पे जो है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बात करता है। ठीक है, तो ये दो पॉट हैं। तो इसमें जैसे पहले से सिद्धांत पता था कि कोई भी चीज अगर बॉडी अगर पानी में डुबोई गई है या फिर पानी पे है, चल रही है, रखी गई है, तो पानी उस पर एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स के बारे में पहले से पता था। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया, आर्किमिडीज ने उस फोर्स के बारे में बताया कि ये फोर्स किस तरह से कार्य करता है और फोर्स की अमाउंट क्या होती है, किस पे डिपेंड करता है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है। उस फोर्स को उत्प्लावक बल, बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स कहा जाता है। बॉयंट फोर्स इसे कहते हैं। ठीक है, तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक कंडीशन होगी जिसमें बॉडी पूरी तरह से लिक्विड में सबमर्ज्ड होगी, डूबी हुई होगी, और एक में क्या होगा कि बॉडी आधी डूबी हुई होगी या फिर तैर रही होगी। तो इस वाली कंडीशन में बॉडी फ्लोट कर रही है, मतलब तैर रही है,
जल में या फ्लूइड में, और इस वाली कंडीशन में बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो गई है इस फ्लूइड के अंदर। तो इन दोनों कंडीशन पे क्या होगा कि ऊपर की ओर ये फ्लूइड के द्वारा, मतलब इस जल के द्वारा ही एक बल लगाया जाएगा बॉडी के ऊपर। आपने भी फील किया होगा कि अगर बॉल है उसको आप पानी में डालोगे तो बॉल ऊपर की ओर पानी फेंकता है, तो बस उसी बल की बात कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में ये बल कार्य करता है, जब बॉडी पूर्ण रूप में डूबी हुई हो और फिर क्या कहते हैं थोड़ी सी तैर रही हो, तब भी ये बल कार्य करता है। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया कि ये जो लगने वाला बल है ये किस पे निर्भर करता है। तो ये जो लगने वाला बल है F, ये निर्भर करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ये जो लगने वाला बल है वो हटाए गए जल के भार के बराबर होता है, वेट के। वेट और द्रव्यमान में अंतर हमने पहले बात की हुई है, तो आप समझ रहे हैं कि भार डिफरेंट चीज है। तो क्या है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत ने ये बोलता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत में कि कोई भी वस्तु अगर कोई भी वस्तु अगर द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई है तो उस पे लगने वाला उत्प्लावक बल का मतलब लगने वाले उत्प्लावक बल का मान उसके वस्तु द्वारा हटाए गए जल के, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब जो वस्तु जितना, मतलब यहां पर जितनी पार्ट में, इस पार्ट में यहां पे ये वस्तु है इतने में, ठीक है, तो इतना यहां पे इतना जल होना चाहिए था, उसकी जगह पे क्या है, ये वस्तु डूबी हुई है। तो जो इस वस्तु द्वारा जितना ये जल हटाया गया है उतना फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है। जैसे अगर यहां पर इस जल में यहां पर ये नहीं होती ये वस्तु, तो यहां पर जल भरा होता, तो उसी जल को हटा के ये वस्तु यहां पर रखी गई है। तो जितना जल हटाया गया है इस वस्तु के द्वारा या फिर इस वस्तु के द्वारा, उतना ही जल के भार के बराबर बल ही लगाया जा रहा है। मास के बराबर बात नहीं कर रहा है, भार के बराबर बात कर रहा है। तो F बराबर होगा W, और W होता है m इंटू जी, मतलब मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इस तरह होता है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि हटाए गए वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर उस पर उत्प्लावक बल कार्य करता है। जब वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में सबमर्ज्ड होती है, जल में डूबी हुई होती है, तो उतना ही बल उस पर कार्य करता है जितना उस वस्तु के द्वारा द्रव हटाया जाता है। अब जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, अगर ये जो वस्तु है इसका मास 2.5 kg है, मास की बात कर रहे हैं, तो इस पे लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो F बराबर हो जाएगा m की जगह पे 2.5, इस वाले पे आधा ही सबमर्ज्ड है ये बॉडी, तो हम इस वाले पे एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये बॉडी पूरी डूबी हुई है। 2.5 kg अगर इसका वेट है इसका, तो हम वेट नहीं सॉरी मास है, तो अब हम इसके फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो 2.5 इंटू जी को 10 ले लेंगे, 9.8 होता है, पर हम कैलकुलेशन में सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसको 10 ले लेंगे। तो अब यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो 25 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप सीधे ध्यान में रखिएगा कि फोर्स W पे डिपेंड करता है, मतलब वेट पे, भार पे। किसके भार पे, जो द्रव है उसके, जो जितना द्रव हटाया गया उसके भार पे ये निर्भर करता है। उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल, बॉयंट फोर्स, ठीक है, उत्प्लावक बल के बारे में बात करता है। अब एक टॉपिक और है, एक बात और है कि इसमें क्या है कि ये जो उत्प्लावक बल है वो कैसे कार्य करता है। तो ये उत्प्लावक बल चेंजेबल है, ये चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि हमेशा m की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलेगी, पर g की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है कि g की वैल्यू विशेष स्थानों पे बदल जाती है, तो इसीलिए ये उत्प्लावक बल भी परिवर्तित होता रहता है। तो ये भी एग्जाम्पल में हमसे पूछा जा सकता है। तो यही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो पास्कल के नियम के बारे में और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात की, जो द्रवों में दाब से संबंधित है और द्रवों में फोर्स कैसे गमन करता है और कहां पर पॉइंट पे कैसे फोर्स लगता है उसके बारे में बात करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत को उपयोग करके बहुत सारे जहाज बनाए जाते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम पानी में तैर पाते हैं।
ये सब इसी के कारण है। तो थोड़े एग्जाम्पल्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।